हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास उन बच्चों के लिए है जो 12th क्लास में हैं और जिन्हें बुक के सेकंड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉब्लम आती है। सेकंड थर्ड चैप्टर अलग अलग बुक्स में सेकंड या थर्ड चैप्टर है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो असल में मतलब होता क्या है। देखो, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर थ्योरी में आता है 1 मार्कर। व्हेन डज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस। पार्टनरशिप फर्म कब रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। फर्म पहले जो थी अब वो चेंज हो गई, अब एक नई फर्म बन गई। ऐसा कब होता है? जो उनके बीच में एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डील थी वो कब ख़त्म हो जाती है, उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म हो जाता है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पार्टनरशिप फर्म ख़त्म नहीं हो रही है, सिर्फ उनके बीच का जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, पार्टनरशिप जो थी पार्टनर्स के बीच में, वो ख़त्म हो रही है। पार्टनरशिप फर्म अभी ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये 4 केसेस में होता है। अगर कोई नया पार्टनर आ जाए, पहले 2 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट को डिवाइड किया करते थे, अब वही प्रॉफिट 3 पार्टनर डिवाइड करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म जो पहले थी अब वो चेंज हो चुकी है। प्रॉफिट पहले 2 में डिवाइड हुआ करता था, अब 3 में डिवाइड होगा। तो एडमिशन में रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। रिटायरमेंट के केस में एकदम इसका उल्टा होता है। पहले 3 पार्टनर थे, अब एक चला गया, बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो इनको दे के चला गया। तो जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो भी पार्टनरशिप फर्म एक नई पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। यहाँ पर अब 3 पार्टनर थे, अब यहाँ 2 पार्टनर हो गए। अपनी मर्ज़ी से कोई छोड़ के जाता है तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर। ऊपर वाले की मर्ज़ी से कोई छोड़ के जाता है बिजनेस को तो डेथ ऑफ ए पार्टनर। यहाँ पे भी रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है, क्योंकि पहले अलग पार्टनर्स थे, अब एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला गया। अब जो पार्टनरशिप है वो एकदम नई पार्टनरशिप है। ऐसे ही अगर जो टॉपिक हम करने वाले हैं, जो उनके बीच में एग्जिस्टिंग रेशियो थी, अगर वो चेंज हो जाती है तो भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा। मान लो कि प्रॉफिट तुम डिवाइड किया करते थे, 1,50,000 का प्रॉफिट था और इनके बीच में रेशियो थी 3:1। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से क्या रिजल्ट आता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अकाउंट्स के ऊपर। 150 के प्रॉफिट को ए और बी और सी डिवाइड किया करते थे 3:1 में। 75 इसे मैं तुम्हें बताया था 3:1 में किसी भी अमाउंट को डिवाइड करना है, पहले वाले को हाफ दे दो, इसका हाफ, इसका 1/3 इसे दे दो, इसका डबल इसे दे दो। ये 3:1 में तुमने डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ये प्रॉफिट को डिवाइड किया करते थे। अब इन्होंने क्या किया, न्यू रेशियो, इन्होंने रेशियो चेंज कर दी और अब इनके न्यू रेशियो 1:1:1 है। यानी कि 150 के प्रॉफिट को ये 50-50-50 डिवाइड करेंगे। अब इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। तो देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से क्या हुआ, इसका प्रॉफिट 75 था, 50 हो गया, इसको 25,000 का लॉस हो गया। यहाँ हम इस लॉस को सेक्रीफाइस करके वो करेंगे। इसका 50 था, अभी भी 50 है। इसकी रेशो चेंज होने से भी इसके अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका 25 था, अब इसे 50 मिलेगा, तो इसको 25,000 का गेन हो गया। तो देखो इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो किसी को गेन होता है और किसी को लॉस होता है। लेकिन जितना किसी को लॉस होता है उतना ही दूसरे को गेन होता है। ऐसा भी हो सकता था इसे 25 का गेन हुआ है, इसे 20 का गेन होता है, इसको 5 का गेन होता, लेकिन गेन मिला के लॉस के बराबर ही होगा, या लॉस गेन के बराबर ही होगा। लॉस मतलब सेक्रीफाइस। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो कोई सेक्रीफाइस करता है और किसी को गेन होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, जिसे हमें अकाउंटिंग में डील करना होता है। क्या अकाउंटिंग होती है इसमें, देखो अभी तक किसी अलग रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे थे, अब ये किसी अलग रेशो में डिवाइड करेंगे। तो बच्चे ये सोचते हैं कि हर पार्टनर का फर्म की एसेट्स में शेयर होता है,
ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है। हर पार्टनर का फर्म की एसेट्स में, हर एसेट में उसका शेयर होता है, ठीक है। तो क्या हम हर एसेट में उसका जो चेंज आया है उसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश में उसके शेयर में जो चेंज आया है उसको रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर में, स्टॉक में, बिल्डिंग में, मशीन में। तो क्या हम हर एसेट के अंदर जो उसके शेयर में चेंज आया है, क्या उसे हम कैलकुलेट करेंगे? बच्चे इस मामले में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, जैसे तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो, तुम कैश इन्वेस्ट करते हो, तो वो कैश ही तुम्हारी कैपिटल के बराबर होता है। पहले दिन का मान के चलो, जैसे तुम 11th में किया करते थे, तुमने इन्वेस्ट किया अमाउंट कैपिटल में। मैं तुम्हें सीधे सीधे भी समझा सकता था, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा डीप लेके जा रहा हूँ। जो तुमने कैश इन्वेस्ट किया वही फर्म की कैपिटल है। अब यही कैश आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है, कुछ बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ फर्नीचर में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ मशीन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इन सब का टोटल इसके बराबर ही तो होता है, कैपिटल के बराबर। यानी कि कैपिटल आपकी रिप्रेजेंट करती है हर एसेट के अंदर तुम्हारा कितना शेयर है। तुम्हारी कैपिटल तुम्हारी हर एसेट के अंदर जो तुम्हारा शेयर है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे कैपिटल का मतलब, अब तुम पार्टनरशिप में फंडामेंटल तुमने कर ही लिया, कैपिटल प्लस रिजर्व, है ना, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह वगैरह, इनको ऐड करके जो आएगा वो टोटल कैपिटल होगी, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस जो आएगा वो तुम्हारी कैपिटल होगी। तो तुम सिर्फ कैपिटल में एडजस्टमेंट कर देते हो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तुम सिर्फ कैपिटल में एडजस्टमेंट कर दोगे, ठीक है। सारा कुछ खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, हर एसेट के अंदर जो तुम्हारा शेयर था वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, तुम किन किन चीज़ों में एडजस्टमेंट करोगे एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगी तुम्हें किन किन चीज़ों में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा, ये जो मैंने तुम्हें अभी बताया ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एकदम सिंपल। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो किन किन चीज़ों में एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट होती है, एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, कैपिटल में किन किन चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है जिससे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इफेक्ट आ जाता है। एक तो तुम प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे एडजस्ट करते हो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जैसे जनरल रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस। P&L क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, P&L डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। कई बार कई छोटी छोटी चीज़ें कई बच्चों को पता नहीं होती हैं। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल को भी एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी एडजस्ट किया जाता है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब एक्सपेंसेस के, लॉस के वो अमाउंट जो एसेट साइड में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उन्हें हम एडजस्ट करते हैं। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आ जाएगा एसेट साइड में, P&L डेबिट बैलेंस, ठीक है। इन सब को हम एडजस्ट करते हैं, तो जो इफ़ेक्ट निकल के आता है उसे एक जर्नल एंट्री के थ्रू या डिफरेंट जर्नल एंट्री के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं। डिपेंड करता है। अब क्या होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है उस समय अगर रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है, अगर मान लो लैंड एंड बिल्डिंग
या प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की थी, अब हो गई 90,000 की, तो 10,000 का तुम्हें लॉस हुआ। तो उस 10,000 के लॉस को रिकॉर्ड करोगे रिवैल्यूएशन में, तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है तो तुमने बनाना सीखा नहीं है। जब भी कोई फर्म में चेंज आता है, एडमिशन हो किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो, उस दिन सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है। मान लो तुम किसी फर्म के अंदर एंटर कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर रहे हो, और तुम्हें ये बोला जाता है कि भाई हमारी फर्म को पहले से ही 10 लाख रुपए का लॉस हो रखा है, जो लॉस तुम्हें भी बेयर करना पड़ेगा। तो क्या तुम उस लॉस को बेयर करोगे? नहीं। तुम बोलोगे भाई ये तुम्हारा पुराना लॉस है, इससे हमारा क्या मतलब, मैं तो आज फर्म को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आज के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे उससे मेरा मतलब है। ऐसे ही मान लो किसी फर्म ने 10 लाख रुपीज़ की लैंड एंड बिल्डिंग ली थी आज से 50 साल पहले। आज तुम उस पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर रहे हो, तो वो 10 लाख रुपए वाली लैंड एंड बिल्डिंग जो थी आज 10 करोड़ की हो चुकी है। तो जो 9 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसमें तुम्हारा कोई शेयर है? नहीं, तुम्हारा कोई शेयर नहीं है उसमें, पुराने पार्टनर का ही शेयर है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पुराने पार्टनर्स की ही थी। पुराने पार्टनर्स ने ही अपने पुराने प्रॉफिट से उसे परचेज़ किया था, तो उसमें जो इंक्रीज़ आया है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। यानी कि एट द टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, वो पुराने पार्टनर्स को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रीज़न मैंने तुम्हें उसका बता दिया है लॉजिकली, कि पुराने लॉसेस को नया पार्टनर नहीं उठाएगा, पुराने प्रॉफिट को नए पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, वो पुराने ही पार्टनर से रिलेटेड है, इसलिए पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का रूल क्या है? देखो, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तुम बोलोगे ये मैं क्यों बता रहा हूँ? 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तुम बोलोगे नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, तुमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स या प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट कब होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में प्रॉफिट कब होता है? जब किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो वह प्रॉफिट हो जाता है, या किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो भी तुम्हें प्रॉफिट हो जाता है। लॉस कब होता है? जब किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए या किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए। टोटल करोगे, मान लो इस साइड का टोटल है 10,000, इस साइड का टोटल है 8,000, तो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। मान लो इसका टोटल 8,000, 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। ये ओल्ड पार्टनर्स में, ABC में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। बैलेंस शीट में क्या? बैलेंस शीट में अब एसेट्स की नई वैल्यू दिखाई जाएंगी और लायबिलिटीज़ की भी नई वैल्यू दिखाई जाएंगी, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू में चेंज आने की वजह से जो प्रॉफिट हुआ, हमने ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया, और अब बैलेंस शीट में न्यू वैल्यूज आएंगी, ठीक है। आफ्टर रिवैल्यूएशन जो नई वैल्यू है उन्हें दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। पार्टनर्स यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि हम जब चेंज हो रहा है प्रॉफिट से ही रेशो में, तो हम क्या एसेट्स को उनकी नई वैल्यू पे दिखाएं। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 10 लाख थी, अब मान लो 50 लाख हो गई है, तो क्या उसे हम 50 लाख में दिखाएं या 10 में दिखाएं? ये क्वेश्चन के अंदर ही दिया होगा कि वो दिखाना चाहते हैं नई वैल्यू पे या पुरानी वैल्यू पे। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को
नई वैल्यू में दिखाना चाहते हैं, जो कि होना ही चाहिए। एट न्यू वैल्यूज तो अलग ट्रीटमेंट होता है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अगर ओल्ड वैल्यूज़ पे ही दिखाना चाहते हैं तो अलग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है ये तुम्हें बताया जाएगा, लेकिन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रॉफिट सेविंग रेशो तो चेंज हुई है, लेकिन हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पुरानी वैल्यूज़ पे ही दिखा रहे हैं, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर हमने कोई चेंज लिया ही नहीं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की, और उस एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हमने जो पैसा किसी को फ़ायदा हुआ या किसी को नुकसान हुआ उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, रिकॉर्ड किन चीज़ों को किया जाता है? रिकॉर्ड इन चीज़ों को किया जाता है, समझिए आप। अब जब प्रॉफिट सेविंग रेशो चेंज होती है तो होता क्या है, प्रॉफिट सेविंग रेशो चेंज होने में किसी को तो फ़ायदा हो जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है। जितना किसी को फ़ायदा होता है दूसरे को उतना ही नुकसान होता है, ठीक है ना। जितना एक आदमी को फ़ायदा होगा प्रॉफिट सेविंग रेशो चेंज होने में, दूसरे को उतना ही नुकसान होगा, उसे हमें रिकॉर्ड करना होता है। अभी हम तुम्हें एक क्वेश्चन कराते हैं। लो जी, एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए तैयार है। कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट सेविंग रेशो, आते आते समझ आ ही जाएगा। जब ये चैप्टर तुम कर लो तो इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, एक साइड में 5-6 पेज के नोट्स बनेंगे सिर्फ, क्योंकि जनरली ये देखा गया है बच्चे साल के एंड में ये चैप्टर बोर्ड्स के टाइम पे छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 नंबर का चैप्टर है, 3-4 नंबर का आता है, वो भी गुडविल के साथ जुड़ के आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और इसका क्वेश्चन कंबाइन होकर आता है, तो बच्चे फिर इसे लास्ट में कर नहीं पाते, छोटा क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है, तो भूल जाते हैं, फिर इतनी मेहनत करना पसंद नहीं करते। तो तुम एक बार बनाओ, ये नोट्स बना लो, इन क्वेश्चंस के नोट्स बना लेना, ठीक है, मतलब भूलना नहीं है इसे एक बार करने के बाद। क्वेश्चन क्या है, ABC आर पार्टनर सेविंग प्रॉफिट एंड लॉस 541, मेन इंफॉर्मेशन तुम्हें एक ही बार में नोट कर लेनी चाहिए। कैलकुलेट देयर न्यू PSR, अब नई रेशो बताओ, सेक्रीफाइस रेशो बताओ और गेनिंग रेशो बताओ इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, जब पहला केस कर रहे हो तो बाकी 3 केस से कोई मतलब नहीं, दूसरा कर रहे हो तो पहले तीसरे दूसरे चौथे से कोई मतलब नहीं। C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A, C ने 1/5 शेयर A से ले लिया, ठीक है, बताओ न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशो क्या होगी, ठीक है। तो A ने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, A ने 1/5 शेयर सेक्रीफाइस कर दिया, तो A का नया शेयर क्या हो जाएगा, A इज न्यू शेयर, A का शेयर था 5/10, इसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/5, ठीक है। 10 5 माइनस, तो इसका शेयर हो गया 3/10। B ने तो कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, B का शेयर वही रहेगा 4/10, और C का शेयर था पहले 1/10, उसको मिल गया यहाँ से 1/5, जो इसने दिया वो C को मिल गया, तो 3/10, तो इनकी न्यू रेशो जो है 343 निकल के आ गई। एक केस तो ये हो गया। प्रॉफिट सेविंग रेशो चेंज होती है तो कैसे कैसे हो सकती है, अभी तुम्हें सिर्फ ये बताया जा रहा है। ये था पहला केस। दूसरा केस है, C acquires 1/5 of his share equally from A and B, A और B से उसने बराबर बराबर लिया, तो A ने कितना दिया, A सेक्रीफाइस, A ने दिया जितना भी उसे शेयर मिला, दोनों से बराबर बराबर मिला, बराबर बराबर मतलब आधा आधा, तो A से मिला 1/10,
और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? बी का शेयर था, अच्छा 1/शेयर उसे मिला है, बी से भी मिला है उतना ही, आधा। 1/5 का आधा मिला इससे और आधा मिला उससे, 1/10। तो अब ए का नया शेयर क्या हो जाएगा? ए का शेयर था पहले 5/10, इसने दे दिया 1/10, तो इसका शेयर हो जाएगा 4/10। बी का नया शेयर क्या हो जाएगा? बी का शेयर था 4/10, उसने दे दिया 1/10, तो बी का शेयर हो गया 3/10। और सी का शेयर तो था ही 1/10, और उसने एक से लिया 1/10, एक से लिया 1/10, सी का शेयर हो गया 3/10। तो यहाँ पर न्यू रेशियो निकल के आई, फोर थ्री थ्री। और इसने दोनों से बराबर बराबर शेयर लिया 1/10 1/10, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आई 1/10 1/10। आगे जाके देखोगे तुम, डिनोमिनेटर हटा देते हैं तो सेक्रीफाइस रेशियो आई 1:1। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ आया होगा। तीसरा केस, ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। देखो जी, और रेशो थी इनकी 4:5:4:1। अब इन्होंने न्यू रेशियो डिसाइड कर ली 1:1:1। जब ओल्ड और न्यू तुम्हें दे रखी हो, तुम सेक्रीफाइस रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हो। न्यू रेशियो तो निकालने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर, तुम्हें सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी है। तो सेक्रीफाइस रेशियो सन, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में से न्यू लेस कर दो, ए सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू। बी सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू। सी सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू। देखो दोनों ने सेक्रीफाइस कर दिया है, तो जरूर तीसरा वाला गेन करेगा। 33 माइनस 10। देखो इसको हो गया उतना ही गेन, दोनों का तो सेक्रीफाइस आया। और जितना दोनों का सेक्रीफाइस है, मैं तुम्हें पहले ही बताया था, जब प्रॉफिट से रेशो चेंज होती है तो किसी को प्रॉफिट होता है और किसी को गेन होता है। किसी को सेक्रीफाइस, कोई सेक्रीफाइस करता है, कोई गेन करता है। तो जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, दोनों को ऐड करो, 5/30 प्लस 2/30 7/30, तो उतना ही उसने गेन किया। ये यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें देखने को मिला। आखिरी केस, C acquires 1/10 share of A of A। C ने A का 1/10 शेयर लिया, ठीक है। तो A ने कितना सेक्रीफाइस किया? जितना उसने उससे लिया। C acquired 1/10 शेयर ऑफ A। A का शेयर क्या था? 5/10। 5/10 शेयर था, उसने उसका 1/10 ले लिया, 1/10 ऑफ हिज शेयर, 1/10 यानी कि 5/100।
काट सकते हैं वैसे इसे। 1/20 इसने 1 से लिया। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। बी से 1/2 ले लिया। बी का शेयर था कितना, 4/10, उसका आधा ले लिया। काट लो 2, 2/10। 2/10 कह लो या 4/20 कह लो। 4/20 कह लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ने इतना इतना दिया, यानी कि 1:4 सेक्रीफाइस रेशियो हो गई। अब अगर तुम न्यू रेशो निकालना चाहो तो एक ही न्यू हो जाएगी। एक ही थी पहले 5/10, इसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/20। बी का न्यू 4/10 था, उसने कितना सेक्रीफाइस किया बी ने, 4/20। इसका 4/20 ही रह गया। जितना इसने सेक्रीफाइस किया प्लस जितना इसने सेक्रीफाइस किया, दोनों को ऐड कर दो, सी का शेयर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ने सी के फेवर में ही सेक्रीफाइस किया। 1/20 प्लस 4/20, सी शेयर 1/20 प्लस 4/20, 5/20। ये आ गए इनकी न्यू रेशो। कहीं एक जगह पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, जिसकी वजह से ये रेशो 4, 9 प्लस 4 प्लस 5, ये 20 नहीं आ रहा। गलती क्या है, इसने 1 से लिया है 1/20, 1 से लिया है 4/20, और इसका अपना शेयर भी तो था 1/10, तो ये हो जाएगा 7/20। 9 प्लस 4 13 प्लस 7 20, तो ये आ गई इनकी न्यू रेशो। 9:4:7, ये हो गई इनकी न्यू रेशियो, और ये हो गई इनकी सेक्रीफाइस रेशियो। आराम से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन तुम्हें एक बार, उसे करने के बाद ये तुम्हें जब रेशियो समझ आ जाएंगी तो उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है चेंज इन पीएसआर में, वो हम करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन पकड़ते हैं और लो जी, 2 क्वेश्चन एक साथ लिख लिए गए हैं, इन्हें ज़रा पढ़िए। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें गुडविल के बारे में बताया गया है। मैं तुम्हें बताया था जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हम किन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉसेस, इनको हमें एडजस्ट करना होता है। तो इसमें गुडविल के बारे में तुम्हें पूछा गया, एबीसी पार्टनर से प्रॉफिट से देखो, कभी भी अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होंगे उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। कुछ भी ना दे रखा हो का मतलब क्या है, क्या दिया हो सकता है, दिया ये हो सकता है कि दे डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, उस केस में कुछ और होता है। लेकिन अगर कुछ ना दे रखा हो तो हम हमेशा जिन चीज़ों को डिवाइड करना है उन्हें ओल्ड रेशो में कर देंगे। गुडविल को कभी भी पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करते। गुडविल के लिए हमेशा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, जिसे गेन हो रहा है वो डेबिट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अभी तुम देखोगे
अब गुडविल भी दो तरीके की होती है। एक तो गुडविल जो हम वैल्यू करते हैं, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है उस दिन हमने गुडविल को वैल्यू किया कि हमारी गुडविल इतनी है, उसकी तो ये एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। लेकिन अगर गुडविल पहले से ही बुक्स के अंदर हो, जैसे इसमें कहा हुआ है गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो इसे राइट ऑफ कर देते हैं। गुडविल को राइट ऑफ करना मतलब बुक्स से गुडविल को हटाना। तो ये काम हम ओल्ड रेशो में ही करते हैं। देखो ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 532। ABC 532 इनकी रेशो थी। दे डिसाइडेड नाउ टू शेयर प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम 1 अप्रैल 24। अब उन्होंने डिसाइड किया हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी जो कि इक्वल हो जाएगी। देखो जब भी गुडविल आ जाए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एक एंट्री करनी है तुम्हें, तो यानी कि तुम्हें सैक्रिफाइस रेशो तो निकालनी पड़ेगी। तो सैक्रिफाइस रेशो निकाल लो, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस रेशो निकल आएगी। देखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म इज 450, गुडविल वैल्यूड 450। गुडविल की वैल्यू है और ओल्ड गुडविल अपीयर बुक्स के अंदर पहले से ही गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज 150। पहले से ही 150 गुडविल है। जो पुरानी गुडविल है उसे पहले कर लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। तो ओल्ड गुडविल को जब तुम राइट ऑफ करोगे, क्या एंट्री करोगे, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमेशा यही होगा ओल्ड गुडविल के साथ। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, अगर गुडविल पहले से ही अपीयर कर रही है तो उसे बुक्स में से हटा दो, ठीक है। ये हमेशा ही करना है। तो ओल्ड रेशो में हटाएंगे इस 150 की गुडविल को। ये एडमिशन में भी काम आएगी एंट्री तुम्हारे। जब भी गुडविल बुक्स के अंदर है एसेट साइड में, क्योंकि रूल आ चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये कहता है कि गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इन द केस मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। अगर उसके लिए तुमने पैसे दिए हैं, गुडविल को तुमने ख़रीदा है, ठीक है ना, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में। लेकिन यहाँ पे गुडविल को ख़रीदा नहीं जा रहा, सिर्फ वैल्यू किया जा रहा है, ठीक है। तो गुडविल वर्ड नहीं आएगा, इसे कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी आया 26 कुछ साल पहले। तो उससे पहले जिसने गुडविल को पहले ही बुक्स में दिखा रखा हो, उससे पहले हम गुडविल को दिखा सकते थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आने के बाद हम गुडविल को नहीं दिखा सकते, लेकिन उससे पहले तो लोगों ने रेज़ किया हुआ है गुडविल को। तो पुरानी गुडविल अगर किसी ने रेज़ की हुई है तो उसे हटाओ। जब रेज़ किया होगा तो गुडविल टू ABC किया होगा, अब राइट ऑफ कर रहे हो तो ABC टू गुडविल ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में काम किया जाएगा। तो गुडविल 150 है, इसे हटा दो। ओल्ड रेशो थी 532 10 15 इंटू 5 75, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 2। और देखो गुडविल वैल्यू, गुडविल की वैल्यू इतनी है चेंज इन PSR के टाइम पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के टाइम पे गुडविल की वैल्यू ये है। तो उसका तुम क्या करो, गुडविल वैल्यू 450, इसके लिए हमेशा एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो यानी कि हमारे पास गेनिंग रेशो होनी चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो होनी चाहिए। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या है, सन तुम्हें बताया था अभी, SON सैक्रिफाइस रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। तो एज सैक्रिफाइस ओल्ड 5/10 माइनस न्यू 1/3 30 15 माइनस 10 5/30 5/30। 20 सैक्रिफाइस ओल्ड 3/10 माइनस न्यू 1/3
30, 9 माइनस 10, ओ -1/30 गेन हो गया इसे। ठीक है, तो अब अगले वाले का गेन 4/30 ही होगा, देखना। सी सेक्रीफाइस ओल्ड 2/10 -1/3। देखा, ये तुम्हें मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको भी गेन हुआ है, इसको भी गेन हुआ है। गुडविल की जब भी तुम्हें वैल्यू दे रखी हो तो गेनिंग पार्टनर डेबिट, बी और सी डेबिट हो जाएंगे। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इज कैपिटल अकाउंट, ए ने सेक्रीफाइस किया। गुडविल कितनी थी? 450, तो 450 इंटू 5/30, 75,000। 450 इंटू 1/30, 4/30, ये एंट्री इसमें हो जाएगी। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, कभी भी जितना कोई सेक्रीफाइस करता है उतना ही कोई गेन करता है। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक गेन कर रहा हो और दो सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक, गुडविल जब भी तुम्हें दे रखी हो तो गुडविल से रिलेटेड दो ही चीज़ें हो सकती हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो केस में, कि एक गुडविल पुरानी दे रखी हो सकती है, उसे हम राइट ऑफ करेंगे, और जो गुडविल की वैल्यू अब दे रखी है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो उस समय गुडविल है 450, उसके लिए हमेशा ये एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने समझ लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के टाइम पे। अब अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे रखे हैं उनका क्या करें, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ए बी इक्वल डिवाइड करते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया 3:2 में करेंगे। अब देखो, क्या हमेशा सेक्रीफाइस रेशो निकालने की ज़रूरत है? जब गुडविल हो तभी निकालना है सेक्रीफाइस रेशो। तो देखते हैं इसमें गुडविल है भी या नहीं। ऑन द डेट ऑफ दिस चेंज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज़ ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 150। P&L का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस 150। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को एडजस्ट करना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना, और गुडविल को। तो गुडविल का तो तुमने सीख लिया, ये करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करें? प्रॉफिट एंड लॉस के दो काम हो सकते हैं। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस की यही वैल्यू अभी भी दिखाना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आ रखा होगा, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो ये लाइबिलिटी में आ रखा होगा 150। हम दो काम कर सकते हैं कि जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो नई फर्म की नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें भी 150 दिखाएं, हम ऐसा कर सकते हैं। या वहाँ कुछ भी ना दिखाएं, इस प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कर दें। अगर प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे तो नई बैलेंस शीट में तो दिखा नहीं सकते। अच्छा, ये है क्या, प्रॉफिट है या लॉस है? जब भी क्रेडिट बैलेंस होगा इसका मतलब है ये प्रॉफिट है। ये एक अलग सवाल है कि लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट आता है, एसेट साइड में लॉस आता है, ऐसा क्यों?
बच्चे सोचते हैं कि प्रॉफिट तो एसेट साइड में आना चाहिए, लेकिन एसेट साइड में अगर P&L होगा तो वो लॉस है, लाइबिलिटी साइड में है तो वो प्रॉफिट है। ठीक है, ये तुम सोचना अपने दिमाग में, तुम्हें पता है तो अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस आगे हम बताएंगे क्यों। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 150, यानी कि प्रॉफिट का बैलेंस है 150। ये हो सकता है कि नई बैलेंस शीट में भी हमें P&L 150 ही दिखाना है तो अलग ट्रीटमेंट होता है। ये भी हो सकता है कि हमें बैलेंस शीट में हटा देना है प्रॉफिट एंड लॉस को, ये भी हो सकता है। दो केस हो सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो या तुम उसे वैसा ही दिखाओ जैसे पहले है। तो अगर कुछ भी ना दे रखा हो क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, तब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करके स्टोरी ख़त्म करते हैं। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A is capital to B is capital। ओल्ड रेशो में से राइट ऑफ कर दो, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दो। 1:1 तो 150 का प्रॉफिट है, 1:1 यानी कि 75 में से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा करके इसे ख़त्म करते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है, अब बैलेंस शीट में अब P&L नहीं आएगा, नो P&L बैलेंस इन बैलेंस शीट नाउ। न्यू फॉर्म कौन सी है, जिसमें इस रेशो के साथ हम चल रहे हैं। ठीक, अब उसमें बैलेंस शीट के अंदर P&L नहीं आएगा, लेकिन अगर ये लोग ये बोलते, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, अगर ये लोग ये चाहते हैं कि बैलेंस शीट में अभी भी P&L उतना ही आना चाहिए 150, तो हम क्या करें। ठीक है, when they do not want to alter the values in old balance sheet in new balance sheet of new firm, ये लोग चाहते हैं कि नई बैलेंस शीट में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, P&L वैसे ही 150 दिखना चाहिए। तो फिर हम उसका इफेक्ट कैसे लें, तब हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालनी चाहिए और इसका वही ट्रीटमेंट करना चाहिए जो गुडविल का करते थे। जैसे क्या करेंगे हम, ए सेक्रीफाइस ओल्ड 1/2 माइनस न्यू 3/5 10 5 minus 6 माइनस 1/10। लो जी, गेन को हम हमेशा ऐसे बना देंगे जिससे हमें नोटबुक में साफ नज़र आए। 20 सेक्रीफाइस, अब देखो ए का गेन आ गया है तो बी का उतना ही सेक्रीफाइस आएगा। ओल्ड माइनस न्यू -2/5, आ गया ना सेक्रीफाइस। तो मैंने बताया था क्या एंट्री होती है। अगर ये लोग चाहते हैं बैलेंस शीट में अब वही P&L रहना चाहिए तो गेनिंग पार्टनर डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। किस अमाउंट से होगी एंट्री, कितना था P&L 150 इंटू 1/10, 150 इंटू 1/10 यानी कि 15,000 से ये एंट्री होगी। समझे तुम?
और अब बैलेंस शीट में P&L will be shown at old value, that is 150। अब जो है P&L में गुडविल 150 दिखाई जाएगी। पुराने वाले केस में जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो P&L दिखाया जा रहा था 0, यहाँ P&L दिखाया जाएगा 150। ये चीज़ याद रखना। तो ये दोनों तरीक़ों में फ़र्क है। अगर तुम्हें कोई चीज़ बुक्स के अंदर दिखानी ही नहीं तो ओल्ड रेशो में बांट दो, अगर उसी वैल्यू पे दिखानी है तो गेनिंग रेशो में एंट्री करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम शायद 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं, फोकस कर नहीं पाओगे तुम। तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिनमें बैलेंस शीट भी होगी, जिसमें गुडविल भी होगा, बैलेंस शीट भी होगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस भी होंगे। और उन क्वेश्चन को हम दोनों ही तरीके से करेंगे कि वो बुक्स के अंदर चेंज दिखाना चाहते हैं, वो बुक्स के अंदर चेंज नहीं दिखाना चाहते। तो आज के लिए इतना ही, इसे रिवाइज कर लेना। बाय।